गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, टुडे आई हैव टेकन दोज फ्रेजेस विच आर हाईली इम्पोर्टेंट and it is very very important while speaking also and while taking competitive exam also. So it is very important. Let's start. The first phrase is break the ice. ये आपका पहला फ्रेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज है। ठीक है, तो चाहे आप स्पीकिंग करते हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द आइस, चलिए इसका बताइए। तो देखिए, ब्रेक द आइस क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में या कहीं ऐसी स्थिति में रहते हैं जब आप क्या कहें कि एक साइलेंस होता है, देयर इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ साइलेंस, और वहाँ क्या हो रहा है, उस बीच कोई भी बातचीत नहीं कर पा रहा है ना, और उस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए आप जो है जो शुरू करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, उसके लिए हम कहते हैं ब्रेक द आइस। मीन्स टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, इसका मीनिंग होता है ब्रेक द आइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन एंड हिंदी में आप कहें बातचीत प्रारंभ करना। ठीक है, तो किसी साइलेंस को ब्रेक करने के लिए हम लोग इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, लेट्स ब्रेक द आइस। चलिए लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ, इट्स ईजी टू ब्रेक द आइस विद आवर फ्रेंड्स। ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेक द आइस ये एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है ना। ये हमेशा क्या होता है, आसान होता है बातचीत शुरू करना विद आवर फ्रेंड्स। दोस्तों के बीच में यदि साइलेंस है तो बात करना थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, ही, अगला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, ही ब्रोक द आइस। तो देखिए यहाँ पे आई हैव टेकन हियर पास्ट सिंपल, ही ब्रोकन है, ही ब्रोक द आइस एट द मीटिंग। मीटिंग में क्या थे, देयर वॉज अ साइलेंस ओवर देयर, और उस बीच क्या हुआ, उसने क्या किया, ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। सो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ही ब्रोक द आइस, उसने बातचीत करना शुरू किया मीटिंग में। ठीक है ना। फिर देखिए, किसी स्थान पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, साइलेंस है, आप कहते हो कौन बातचीत करना शुरू करेगा, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं हु विल ब्रेक द आइस, कौन बातचीत करना शुरू करेगा, कौन साइलेंस ब्रेक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पहली फ्रेज। चलते अगली फ्रेज की तरफ। ब्लू ब्लड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी है, बैंक है, और दूसरे अदर एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ यदि आप स्पीकिंग का शौकीन हैं तो उसमें भी आप ब्लू ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लू ब्लड पहले बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, ब्लू ब्लड का अर्थ होता है, वैसे भी ब्लड से बहुत सारी फ्रेजेज आती हैं, यहाँ पे जो है ब्लू ब्लड है। ब्लू ब्लड का मतलब है होता है कि एक क्या कह सकते हैं, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, कुलीन व्यक्ति हो, अच्छे संभ्रांत घर से हो, एक अच्छे घर से हो, उसके लिए हम लोग जो है ब्लू ब्लड का यूज़ करते हैं। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द नोबल फैमिली। ठीक है, तो इसका मीन्स देखते हैं क्या, सोशली प्रोमिनेंट फैमिली, जो क्या हो, अच्छे घर से आता हो। प्रोमिनेंट मतलब एक रिस्पेक्टेड घर से आता हो, कुलीन या उच्च कुल का, अच्छे घर का। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ जेंटल बाय नेचर बिकॉज ही हैज़ ब्लू ब्लड। तो देखिए, वो बहुत ही, हम किसी को कहते हैं कि वो बड़ा क्या है, जेंटल है बाय नेचर, वो बहुत ही डिसेंट व्यक्ति है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे घर से है। मीन्स ही हैज़ ब्लू ब्लड, मतलब उसका ब्लड ब्लू है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही सम्भ्रांत फैमिली से, बहुत ही कुलीन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दे डोंट हैव ब्लू ब्लड, उनका ब्लू ब्लड नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर क्रूअल, तो वो लोग क्या हैं, दुष्ट हैं या सही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई देयर ब्लड इज़ ब्लू। लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज देखें, टू फेस द म्यूज़िक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत ही फेमस फ्रेज है और बहुत ही प्रिवेलेंट है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू फेस द म्यूज़िक, देखने से इसको लगता है, यदि आपको किसी को कहेंगे टू फेस द म्यूज़िक, इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है वो कह रहा कि म्यूज़िक को फेस करना, कुछ गाना आना सुनना। ठीक है ना, बट दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। तो इसका मीनिंग क्या है, जब भी आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और यदि किसी किए गए कार्य का आपको क्या किया जाता है, एक वार्निंग टाइप की दी जाती है, एक आपको ये कहा जाता है कि इस काम को आप ध्यान से करिए, यदि आपका काम ये अच्छा नहीं होगा तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब है कि आपको किसी परिणाम जो है, किसी काम का गलत परिणाम या उसका दुष्परिणाम आप कह सकते हो कि वो फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका मीनिंग क्या है। गलत काम का परिणाम भुगतना, टू एक्सेप्ट
नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रीवियस एक्शन, जो भी आपका प्रीवियस एक्शन है उसका आपका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। यदि आप काम अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं करो तो आपको गाना सुनाएंगे। फेस द म्यूजिक इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा, मतलब आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यदि आपने कुछ न कुछ क्या किया है, गलत किया है, यू विल फेस द म्यूजिक, यदि आपने कुछ गलती काम किया है तो आपको निश्चित रूप से इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, लिव इन द लर्च। चलिए इसका बताइए पहले कमेंट बॉक्स में, इसका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लर्च का मतलब होता है बीच में छोड़ देना, क्या, बीच में छोड़ना। ठीक है, तो टू लिव इन द लर्च इट मीन्स कि जब कोई व्यक्ति, आपका दोस्त या कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी समस्या में हो, किसी दिक्कत में, तो आप उसको वहीं पे छोड़ दे, तो इसका मतलब होता है मझधार में छोड़ना, बीच में छोड़ना। ठीक है ना, इसका मीनिंग देखिए, टू लीव समवन इन डिफ़िकल्टी, व्हेन समवन इज़ देयर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इफ़ यू लीव देम दैट इज़ कॉल्ड लीव इन द लर्च। तो आप किसी को क्या करते हो, बीच में छोड़ते हो, मझधार में छोड़ते हो, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यू लेफ्ट मी इन द लर्च, है ना, आप कहते हो यू लेफ्ट मी, आपने मुझे छोड़ा, कहाँ, इन द लर्च, आपने मुझे, मान लीजिए आपसे मेरा कुछ कमिटमेंट था, आप कुछ दूर साथ चले, उसके बाद आपने मुझे क्या कर दिया, बीच में छोड़ के कोई काम आप चले गए, तो हम कह सकते हैं यू लेफ्ट मी इन द लर्च, आपने मुझे बीच में छोड़ दिया। वी शुड नॉट लीव एनी वन इन द लर्च, और ये एक फ्रेज है लीव इन द लर्च, है ना, कि हमें किसी को भी मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमने किसी को किसी काम का कमिट किया है तो निश्चित तौर से उसको पूरा करना चाहिए। अगला फ्रेज देखते हैं, क्राई फॉर द मून। देखिए क्राई फॉर द मून मतलब मून के लिए रोना। तो देखिए ये बहुत ही वैसे भी आपका अंडरस्टूड फ्रेज है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, मून, चांद के लिए जो है, चांद लाने के लिए हमेशा रोते हैं या मचल जाते हैं। तो क्राई फॉर द मून क्या है, और आपको पता है कि मून लाना क्या है, या चांद तारे लाना इतना जो है ये लगभग असंभव के करीब करीब काम है। तो क्राई फॉर द मून मतलब जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत ही इम्पॉसिबल हो, और उसी स्थिति में आप कहते हो कि ये भाई तुम्हारा जो काम है ना वो ऐसा ही है जैसे यू आर क्राइंग फॉर द मून, असंभव कोई काम आप कह रहे हो। ठीक है, सो इफ़ यू सी द मीनिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन। इफ़ यू हैव इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन फॉर समथिंग दैट इज़ कॉल्ड क्राई फॉर द मून, असंभव उम्मीद। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, यू ऑलवेज क्राई फॉर द मून। हम अपने किसी दोस्त को, साथी को, ब्रदर को कहते हैं कि तुम जो है हमेशा जो असंभव वाली चीज़ जो है, शायद दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट थिंग यू अप्रोच, उस चीज़ को आप अप्रोच करते हो या मांगते हो जो शायद संभव नहीं। अगला देखिए, देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग फॉर द मून। आप किसी को समझाते हो कि भाई इस चीज़ का ये जो है असंभव चीज़ है, ये इस पे जो है अनावश्यक प्रयास करना ठीक नहीं, तो आप कह सकते हो देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग फॉर द मून, है ना, कि ऐसे असंभव चीज़ के लिए प्रयास करना जो है पॉइंटलेस है, यूजलेस है। ठीक है, चलते हैं अगले फ्रेज की तरफ जो कि है आपकी लॉयंस शेयर। तो देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है, लॉयंस का शेयर। तो देखिए अगर आप देखें कि किसी लॉयन मतलब जो शेर का जंगल में शेर रहता है वो क्या रहता है, मान लीजिए जंगल है, अब वो तो जंगल का राजा है, वो जो भी चीज़ जहाँ भी पाएगा उसका पूरा है। ठीक है, लॉयंस का क्या शेयर का मतलब होता है कि कोई बिगर अमाउंट में एक बड़ा शेयर, किसी मान लीजिए कोई कंपनी वगैरह है और किसी ने क्या किया, बहुत सारा शेयर उस पर अपना शेयर होल्डिंग रखी है किसी भी चीज़ में, तो उसको हम कहते हैं लॉयंस शेयर, मतलब बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो किसी साझेदारी का बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट शेयर किसी चीज़ का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉयंस शेयर्स। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं, आई हैव लॉयंस शेयर इन दिस कंपनी। मान लीजिए किसी कंपनी में आपने कुछ जो है, मान लीजिए आपका 100 रुपये की कंपनी है, उसमें 70 रुपये एक ही व्यक्ति ने जो है इन्वेस्ट किए, तो आप कह सकते हो आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉयंस शेयर इन दिस कंपनी। ठीक है ना, अंबानी हैज़ लॉयंस शेयर इन इंडियन इकोनॉमी। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो अंबानी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत सारा जो है पैसा उनका है उस इकोनॉमी में, तो आप कह सकते हो कि अंबानी इसका जो शेयर है वो क्या है, लॉयंस शेयर्स। ठीक है, चलते हैं अगले फ्रेज की तरफ, रेट रेस, चूहों की दौड़। ठीक है, तो रेट रेस ये बहुत ज़्यादा आता है। रेट रेस का मतलब क्या होता है कि चूहे, आप देखते हो चूहे बिल्ली एक दूसरे के पीछे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, आप देखते हैं
कि भागते रहते हैं। इसका रेट मतलब यहाँ पे ये है कि आप क्या करते हो, आजकल का जो आपका मटेरियलिस्टिक टाइम है वहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, एवरीबॉडी इज़ रशिंग टुवर्ड्स द मनी, पैसे के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं। एंड देयर इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव कट थ्रॉट एरा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसके लिए हम कहते हैं रैट रेस, बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव एरा के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में गला काट प्रतियोगिता, मतलब अपने काम के लिए आप किसी को भी किसी तरीके से पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, किसी भी तरीके से आप क्या करते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। सो इट इज़ अ रैट रेस एट माई वर्क प्लेस। तो आप कभी कहीं भी किसी ऑफिस में, कंपनी में काम करते हो, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है एक दूसरे को गिराने की और आगे जाने की। तो आप कह सकते हो मेरे ऑफिस में क्या है, रैट रेस है, मीन्स पीपल आर rushing towards the money and they are just participating the competition, highly competitive। अगला देखिए, I am satisfied and I don't want to be the part of a rat race, है ना। तो देखिए आप कहते हो कि भाई मैं किसी रेट रेस का हिस्सा नहीं होना चाहता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, जो मेरे पास है आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ रेट रेस, है ना। किसी भी रेट रेस का हिस्सा मैं नहीं होना चाहता, मैं ज़्यादा कॉम्पिटिशन में नहीं पड़ता, जो मेरे पास है उसमें मैं आई एम हैप्पी। नेक्स्ट देखिए, मेडन स्पीच। तो स्पीच तो आप जानते हैं, स्पीच का मतलब होता है भाषण देना, और मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। तो कहीं पर भी आपका जब फर्स्ट स्पीच किसी चीज़ का होता है तो आप कहते हो किसी जगह पे, ये कहते हो ये मेरा फर्स्ट स्पीच है। सो व्हेन यू वांट टू टेल समवन दैट दिस इज़ माय फर्स्ट स्पीच, इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन से दैट दिस इज़ माय मेडन स्पीच। इसके बजाय कि मेरा फर्स्ट स्पीच है, आप कह सकते हो दिस इज़ माय मेडन स्पीच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। इसका एग्जांपल देखिए, इट वाज माय मेडन स्पीच। तो आप कहीं पे स्पीच दे के आए और आप कहते हो कि ये जो है पहला स्पीच है, आप कह सकते हो इट वाज माय मेडन स्पीच। अगला देखिए, वी ऑलवेज हेजिटेट ड्यूरिंग मेडन स्पीच। तो कह सकते हो हम हमेशा जहाँ पहला स्पीच रहता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, थोड़ा संकोच लगता है पहली बार में। ठीक है, चलते हैं अगले फ्रेज की तरफ, नी जर्क रिएक्शन। तो देखें यहाँ पे, देखिए नी जर्क मतलब आप देख सकते हैं घुटने से बनने के, घुटने में क्या है, झटका लगे, जर्क मतलब झटका, और रिएक्शन का मतलब है कि आप क्या करते हैं, प्रतिक्रिया। तो वैसे तो क्या है, घुटना तोड़ प्रतिक्रिया या ऐसे नी जर्क वाली, तो ये तो फ्रेज है, तो आप वैसा जो है कुछ अलग ही अर्थ आता है। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है कोई ऑटोमेटिक रिएक्शन जो आप प्लान नहीं करते शायद, है ना, कोई चीज़ जो है अचानक जो नेचुरल आपका रिस्पॉन्स है वो आ जाता है, उसके लिए आप कहते हो नी जर्क रिएक्शन। देखिए क्विक एंड ऑटोमेटिक रिएक्शन को हम कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, डोंट टेक इट सीरियसली, इट वाज माय नी जर्क रिएक्शन। तो किसी से आपने कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसी बात अचानक बोल दी जो सामने वाले को बुरी लगी, तो आप कह सकते हो कि भाई इसको सीरियस मत लेना, ये मेरा क्या है, ऑटोमेटिक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं डू नॉट टेक इट सीरियसली, इट वाज माय नी जर्क रिएक्शन। अगला देखिए, द पुलिस टुक अ नी जर्क रिएक्शन। अब कई बार पुलिस क्या होती है, कहीं क्राउड में ऐसी जगह फंसी होती है, उनको कुछ टाइट एक्शन, कहीं वो आपका जो है पानी के फुहारे वगैरह, वो जो है वाटर कैनन वगैरह चलाना पड़ता है अचानक से, कोई भी अचानक निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है, टू कंट्रोल द पब्लिक। तो उस पर जो है वो रिस्पॉन्स क्या होता है, सिचुएशनल होता है। तो आप कहते हो कि द पुलिस टुक अ नी जर्क रिएक्शन टू कंट्रोल द पब्लिक, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स उन्होंने किया। अगला 10th एंड द लास्ट, दैट इज़ रेड लेटर डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड लेटर डे क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डे, आपका बर्थडे है तो आप कह सकते हो टुडे इज़ माई रेड लेटर डे। रिपब्लिक डे इज़ अ रेड लेटर डे फॉर आवर कंट्री। इस तरीके से आप कह सकते हो कोई महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट दिन के लिए हम रेड लेटर डे फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज़ अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया। टुडे इज़ अ रेड लेटर डे, आज जो है रेड लेटर डे। तो दोस्तों इसी तरीके के फ्रेजेस और अन्य क्लासेस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।